नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनेक्स एबल। आज हम पॉलिटी यानी भारत की राज्य व्यवस्था का दूसरा लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें कि हम उच्च न्यायालय के बारे में आपको बताएंगे। पहले वाले वीडियो में मैंने सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर देंगे आपको, वहाँ से आप पहला लेक्चर देख सकते हैं। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। जब अंग्रेज़ों का समय था तो उनके समय में 1861 का वो वर्ष था जब भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम को बनाया गया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत सबसे पहले 3 उच्च न्यायालय का निर्माण किया गया, जिसमें कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। 3 हाई कोर्ट 1862 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत बनाए गए। जो चौथा उच्च न्यायालय था वो इलाहाबाद में बनाया गया 1864 ईस्वी में। अगर हम बात करें संविधान में, तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक इसके हाई कोर्ट के गठन, उसका न्यायिक क्षेत्र, शक्ति, प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है। और सभी बहुत सारी हाई कोर्ट के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि अनुच्छेद 214 से 31 तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। जब भारत अपना आज़ाद हुआ तो उस समय में जब संविधान बनाया गया तो संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान दिया गया। लेकिन जब 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, तो उसमें ये कहा गया कि एक राज्य के लिए एक नहीं, जबकि इसमें हम 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर भी एक उच्च न्यायालय का स्थापना कर सकते हैं। तो ये प्रावधान जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 में दिया गया। लेकिन जब संविधान अपना लिखा गया उसमें ये बताया गया कि एक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होनी चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया। भाग 4 के अनुच्छेद 214 से 231 में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, पूरा डिटेल दिया गया है। आप अगर कुछ जानना चाहते हैं अपना हाई कोर्ट के बारे के विषय में, अपना हाई कोर्ट के बारे में, तो 214 से लेकर 231 तक अनुच्छेद को रीड कर सकते हैं। अब बात कर सकते हैं हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो उच्च न्यायालय में, जैसे उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और उसके साथ काम करने वाले अन्य न्यायाधीश होते हैं। ऐसे ही उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। ये अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी संख्या फिक्स नहीं की गई है। ये काम के अनुसार, जैसे ही वर्कलोड यानी कार्यभार अपना जब न्यायालय पर जब आएगा उसके अनुसार हम अन्य न्यायाधीशों की संख्या में इजाफा भी यानी हम बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। वर्ष 2009 में मुख्य न्यायाधीश का जो सैलरी था वो 30,000 रुपये पर मंथ था, जिसको कि वर्ष 2009 में उसको बढ़ाया गया और 90,000 रुपया प्रत्येक महीना किया गया। ऐसे ही जो अन्य न्यायाधीश थे उनकी सैलरी 26,000 रुपये थी 2009 तक। 2009 के बाद इसको बढ़ाया गया और 80,000 रुपये प्रत्येक महीने किया गया। ये इनका मंथली सैलरी है। इसके अलावा इनको बहुत सारे भत्ते भी मिलते हैं, जैसे मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में बताया था, जैसे मैं रहने का, टेलीफोन का, हेल्थ का इत्यादि बहुत सारे भी भत्ते इनको मिलते हैं। इनका कार्यकाल जो होता है, सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको बताया था कि मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश, उनका कार्यकाल उनके 65 वर्ष तक होता है। मतलब जब उनका उम्र 65 वर्ष तक हो जाएगा तो वो इस पद से उनको हम जो है बाहर कर देंगे। ऐसे ही इनका जो है 62 वर्ष रखा गया है उम्र, एज लिमिट, यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के एज से 3 वर्ष तक कम।
इनको हटाने की प्रक्रिया सेम वैसे ही है जैसे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश को या मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, लेकिन ये उससे अधीनस्थ काम करता है। तो इसमें हम एक पॉइंट और जुड़ गया है, वो क्या है, अगर मान लीजिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कहीं पे उनको स्थानांतरित किया जाता है, यानी अगर मान लीजिए कि हो सकता है उनको सुप्रीम कोर्ट में ही भेज दिया गया या फिर कहीं दूसरे उच्च न्यायालय में उनको स्थानांतरित कर दिया गया, तो उस केस में भी उनका पद खाली हो सकता है। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति कैसे करता है? एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के सलाह से करेगा, प्लस राज्यपाल, जिस राज्य का उच्च न्यायालय है उस राज्य का राज्यपाल से भी उसको सलाह लेना पड़ेगा। साथ में ही दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी जो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसके अलावा जो दो वरिष्ठ और न्यायाधीश होंगे उनका भी इनको सलाह लेना पड़ेगा। ये पहले दो वरिष्ठतम न्यायाधीश का सलाह लेने का बात नहीं था, ये 1998 में उच्चतम न्यायालय ने इस बात को कहा। ऐसे ही अन्य न्यायाधीश का जो होता है चुनाव होता है, ये मुख्य न्यायाधीश ही करता है। ये जो अन्य न्यायाधीश जो होता है ये भी राष्ट्रपति ही चुनता है, लेकिन इसमें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का और मुख्य न्यायाधीश कहाँ का, जिस राज्य का जिस उच्च न्यायालय का हम जिस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुन रहे हैं उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से भी इनको सलाह लेना पड़ेगा राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति एक तो उच्चतम न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, प्लस जो उच्च न्यायालय है जिसके लिए हम जिसके लिए न्यायाधीश का चुनाव कर रहे हैं उसका भी मुख्य न्यायाधीश का इसमें, और उसके साथ में उसके राज्यपाल, तीनों का सलाह लेना पड़ेगा राष्ट्रपति को इसको चुनने के लिए। अब हम बात करेंगे स्थानांतरण के बारे में। यानी अब अगर मान लीजिए कि हम पहले बात किए थे कि न्यायाधीश को हम जब कहीं उसका स्थानांतरण कहीं और होता है तो उस केस में उसका पद जो है रिक्त हो जाता है, लेकिन स्थानांतरण का भी नियम है, रूल है। और वो रूल क्या है कि मुख्य न्यायाधीश को जो सलाह लेना पड़ता है, जहां हम स्थानांतरण कर रहे हैं उनके दो वरिष्ठ न्यायाधीशों का, और जहां से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहां के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों का, यानी मुख्य न्यायाधीश कुल मिलाकर के 4 न्यायाधीशों से सलाह लेगा, तब जा कर के किसी भी न्यायाधीश का ट्रांसफ़र होता है। अब हम बात करेंगे हाई कोर्ट का न्याय क्षेत्र कितना है, यानी उच्च न्यायालय का कौन कौन सा अधिकार है। तो उसमें मुख्यतः जो मुख्य बिंदु हैं ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, न्यायाधीश यानी रीट क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करता है, और न्यायिक की समीक्षा की भी उनके पास शक्ति है, इत्यादि और सभी कुछ पॉइंट हैं जो कि ये महत्वपूर्ण उनमें से ये कुछ पॉइंट हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कुछ ऐसे केस हैं जैसे में वसीयत का मामला हो, विवाह का मामला हो, तलाक का मामला हो, निर्वाचन संबंधी कुछ विवाद हो जाए, राजस्व या फिर राजस्व संग्रहण के मामले में कुछ विवाद हो, मूल अधिकार के बारे में कुछ विवाद हो, तो ये कुछ ऐसे विवादों को सीधे हम हाई कोर्ट में लेकर के जा सकते हैं। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, इसमें क्या है, जब मूल अधिकारों का हनन होता है तो इस केस में हम सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जो हमको संविधान ने मूल अधिकार दिया है उस केस में अगर कोई दिखता है कि मेरा मूल अधिकार का ये हनन कर रहा है तो हम वहाँ पे सीधे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से क्या है कि जो हाई कोर्ट है ये एक तरह से अपीलीय ही न्यायालय है। जब मान लीजिए कि आपको कोई अधीनस्थ न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अगर कोई भी दूसरा न्यायालय आपको किसी केस में रिजल्ट देता है और आप उस रिजल्ट के खिलाफ हैं तो आप सीधे उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। पर्यवेक्षीय न्याय
पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार है। पर्यवेक्षीय का मतलब होता है देखभाल करना, यानी सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर ये नज़र रखता है। ये भी हाई कोर्ट का काम है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अब तो हम देख लिए कि इस पे ये नियंत्रण तो रखता ही है, लेकिन इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए जिला न्यायाधीश है, उनकी अगर नियुक्ति करनी है या उनको अगर पदोन्नति मतलब उनके जो पद को और बढ़ाना है, तो भी वो सब जो अधिकार है वो भी अपने हाई कोर्ट के पास होता है। लेकिन इस केस में क्या करना है, राज्यपाल से परामर्श लेना पड़ेगा। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, मान लीजिए कि कोई विवाद हो गया और उसमें हाई कोर्ट ने अपना जो है निर्णय जारी कर दिया, हो सकता है उस निर्णय के खिलाफ कहीं कुछ बवाल हो जाए, तो उसकी भी ये समीक्षा करता है। वो शक्ति भी जैसे उच्चतम न्यायालय के पास है, वैसे ही उच्च न्यायालय के पास भी समीक्षा करने की शक्ति है इत्यादि। मेन मुख्य जो बिंदु थे वो अपने यही हैं। और आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरा क्लास अच्छा लगे तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि हमको काफ़ी साहस मिले और हम और अच्छे से आपको जो भी हम जानते हैं आप तक हम शेयर कर सकें।